हम बात कर रहे हैं समाज में फैल रहे एक ऐसे नासूर की जिसका नाम जहेज है, जो लगातार बढ़ता जा रहा है और इसमें और ज्यादा इजाफा हो रहा है। कहीं भी इसमें कमी होती हुई नजर नहीं आ रही है। कभी जहेज के नाम पर लड़की जलाई जाती है, कहीं उसको वो सुसाइड करने पर खुद मजबूर कर दी जाती है। इस तरह के हर रोज जब आप अखबार खोलते हैं, न जाने कितने इंसिडेंसेस, न जाने कितनी ऐसी खबरें आप रोज पढ़ते होंगे। दिल मचलता होगा, बेचैन होता होगा, लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमारे सामने आज सामने आया है, जो कि मेवात का है, जो कि बेहद पिछड़ा इलाका है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर पिछड़ेपन के बावजूद, गुर्बत के बावजूद भी 40-40, 50-50 लाख रुपए खर्च करके शादियां की जा रही हैं। सोचिए वो वालिदैन जो है लड़कियों के कितने मजबूर होंगे। इस पर बात करने के लिए तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे मैं बात कर रही हूं असद खान फलाही साहब। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर क्या करने की जरूरत है, क्योंकि इससे पहले हमारे पास ट्रिपल तलाक मैं अभी ब्रेक में आपसे यही बोलने ही वाला था कि इतनी जल्दी हमारा ब्रेक ओवर हो गया कि अब इस पर डिस्कस किया जाए कि इस कुरूप्रथा को, क्योंकि मेरा इससे जुड़ा हुआ सवाल आपसे यह है कि जब ट्रिपल तलाक जैसी बात सामने आई थी तो तब लोगों को बहुत सारे एतराजात थे। मेरी बात सुनिए, बहुत सारे एतराजात थे। लोगों को ये लगा कि भाई ऐसा तो इस्लाम में है ही नहीं, इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता है। अब देखिए मदाखलत करे, तमाम तरह की चीजें सामने आई थी। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर खुद मुस्लिम समाज से ही इतनी बड़ी बड़ी आवाजें उठी होती तो शायद किसी को इंटरफेयर करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। दलीलें बड़ी खोखली लगती है बुशरा साहिबा, कि जब आप ये कहें कानून मौजूद है या इस्लाम में, देखिए इस्लाम में बहुत सारी चीजें नहीं है, बट दैट इज प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। वो मुरव्वजा है, समाज के अंदर फैली हुई है, उसका रिवाज चल रहा है। ये सवाल है ना, समाज के ठेकेदार क्या कर रहे हैं फिर? देखिए अब आइए, समाज के ठेकेदारों पे भी नहीं, कुछ प्रथाएं ऐसी होती हैं बुशरा साहिबा जिसको खत्म करने के लिए टॉप के लेवल को शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं एक मिसाल बता रहा हूं, अगर एक करोड़पति इंसान अपनी बेटी की शादी बड़ी सादगी के साथ करेगा तो उसका समाज पे असर पड़ेगा, एक अच्छा मैसेज जाएगा कि यार देखो इन्होंने पैसे होते हुए भी उस पैसे का सही इस्तेमाल करके बेटी की सादगी के साथ शादी करी और उस पैसे कहीं और अच्छी जगह इस्तेमाल किया। एक गरीब या एक मुतवस्सित दर्जे का आदमी अगर बेटी की शादी अगर सादगी के साथ भी करता है ना, तो उसका मैसेज इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ता सोसाइटी के ऊपर, क्योंकि उसके पास कहेंगे लोग है ही नहीं, तो इतने सिंपल से शादी कर ली, सादगी के साथ कर दी अपनी बेटी की शादी। तो हमेशा इस तरह के रिफॉर्म्स के अंदर, इस्लाह के अंदर यह देखा जाएगा कि टॉप में जो बैठे हुए लोग, शीर्ष पर जो बैठे हुए हैं समाज के अंदर, मुस्लिम सोसाइटी की अगर बात करें, तो उनको आगे आके अपनी घरानों की जितनी भी शादियां हो रही हैं, उन सारी शादियों को बहुत आसानी के साथ, बहुत सादगी के साथ, बहुत मिसाली बनाकर समाज के सामने पेश करने की जरूरत है, उससे ताकि समाज सीखे, उससे मुतासिर हो और उसको अपनी जिंदगी में लाने की कोशिश करे। अब मैं इसके साथ एक मिसाल दे रहा हूं, ऐसा नहीं है अभी मेरे दोस्त ने ऐसी शादी करी है जो अकेले अपने वालिदैन के साथ गया और एक जोड़े में लड़की को लेकर आ गए, लेकिन इस तरह की शादियों को मीडिया कवरेज या समाज के अंदर जिक्र नहीं मिलता, समझ रहे हैं? लेकिन अगर वही एक मुस्लिम लीडर, बहुत चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो इस तरह का या बिजनेसमैन हो, अगर वो अपनी बेटी की शादी बहुत ही सादगी के साथ करे और उस सादगी का पैसा जो शादी में लगना चाहिए था उसका समाज के इस्लाह में, उसके रिफॉर्मेशन में, उसके डेवलपमेंट में लगा दे, तो ये वो मैसेज जाएगा जिससे लगेगा कि हाँ हमें ऐसी सादगी के साथ शादी करनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें फर्क समझना पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, मजहबी रहनुमाओं के अगर आप देखेंगे तो अक्सरों की तादाद, मैं सबकी नहीं कह रहा, उनके यहाँ की शादियां बड़ी सादगी के साथ हो रही हैं, लेकिन उनसे वो लोग क्यों, चूंकि वो माशी तौर पर उतने स्ट्रांग नहीं है फाइनेंशियली, तो उनका मैसेज ये जाता है कि भाई इनके पास है नहीं, इसलिए ऐसे शादी कर रहे हैं। तो उन लोग ये भी सच्चाई भी है, ये फलाही साहब, ये सच्चाई भी है कि जिन भी मजहबी रहनुमा या जिन भी आप मजहबी लीडर्स की बात करें, अगर उनके पास जिस दिन बेशुमार पैसा या इस तरह के पैसा आ जाएगा, वो अपनी शादियां उसी तरह से करते हैं, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास मौजूद है। नहीं, हमने देखे, देखिए फलाही साहब, जख्म ढक देने से जख्म ठीक नहीं हो जाता है। मैं कह रहा हूं कि एक अगर काउंटेबल ऐसी अगर हम सच्चाई से सफाई पसंद होकर अगर बात को जनरलाइज करके नहीं बात कर सकते। मेरा कहने का पर्पस ये था, क्योंकि आपने इस्लाह की बात करी, इसके खत्म करने की बात करी कि कैसे इस रिवाज को, इस जहेज को खत्म किया जाए। ठीक है, अब चलिए मुस्लिम समाज है, तो मैंने कहा कि मुस्लिम समाज के जो टॉप के लोग हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो लीडर्स हो, चाहे वो मजहबी रहनुमा हो, जाहिर सी बात है ऐसे लोगों को जो बासर हैं उनको सामने आकर इस तरह के एग्जाम्पल सेट
करने की जरूरत है। अंबर, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्योंकि हम मुसलमानों की बात कर रहे हैं, एक खास मजहब की बात कर रहे हैं, हालांकि बात हम इन टोटलिटी पूरी सोसाइटी की भी कर रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि इस्लाम तो लड़की को राइट टू प्रॉपर्टी भी देता है, जिसकी बात अब हो रही है वो 1400 साल पहले उस किताब में दर्ज है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं आपको ऐसे 1000 नहीं, न जाने अनगिनत ऐसे मामलात बता दूंगी जो पढ़े लिखे लोगों में हैं, जहां पर लड़कियों को उनकी प्रॉपर्टी का हक दिया ही नहीं जाता है। भाई जो है वो हजम कर लेते हैं, बाप जो है या माँ बाप जो है वो देते नहीं है, तो ऐसे में वो प्रॉपर्टी भी उनको नहीं दी जाती जो एक तरह से उनकी सिक्योरिटी है। तो ऐसे में क्या किया जाना चाहिए फिर? देखिए बुशरा, सबसे बड़ी बात तो यही है कि हम जब बेटी होती है तो हम बचपन से उसको एक बोझ और पराया धन हमारे यहाँ कहा जाता है कि बेटी तो दूसरे के घर जाने की है, तो हम उसको ये नहीं सोचते कि हमारी औलाद है, हमारा जैसे बेटा है वैसे ही बेटी है, हर चीज दोनों के लिए बराबर होनी चाहिए। तो हम ये सोचते हैं कि चलिए उनके लिए थोड़े सा जेवर और चंद सामान हम इकट्ठा कर दें, उसको जमीन जायदाद और घर में से उसको कोई इनहेरिटेंस में उसको कुछ हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। तो ये सोच माँ बाप की है। माँ बाप जिस दिन बेटा और बेटी दोनों को बराबर समझने लगेंगे, दोनों को बराबर ही हक देंगे, तभी ये परेशानी दूर होगी। माँ बाप पढ़े लिखे, मैं खुद अपने सामने ऐसे लोग देखती हूँ जो वेल ऑफ हैं, बहुत एजुकेटेड हैं, PhD और डॉक्टरेट पता नहीं क्या क्या किया हुआ, और अब वो अपनी बेटियों को अच्छी शादी कर देंगे और चंद लाख रुपए देके वो विदा कर देते हैं, हालांकि उनके करोड़पति, बहुत अच्छे हालात होते हैं। तो ये हालात खुद माँ बाप अपनी बेटी को खुद ही उसको इतना वीक बना देते हैं। जब आप अपनी औलाद को खुद माँ बाप इतना स्ट्रांगली बना रहे हैं, आप शादी में इतने पैसे खर्च कर रहे हैं, इतना जेवर और कपड़े और पता नहीं दुनिया भर की मिशनरीज दे रहे हैं, तो आप क्यों अपनी बेटी को आप उसका जमीन, उसको जो भी जमीन है, घर है, आप उसको हक दे दीजिए, क्योंकि आगे वो चीजें उसकी वैल्यू भी बढ़ती है और वो उसके काम भी आता है, वो स्ट्रांग बनी रहती है, इंडिपेंडेंट बनी रहती है, और उसको पढ़ाई लिखाई। तो आप वो सामान देना और उसको जहेज देना, उससे वो सामान इस्तेमाल हो जाता है, वो उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। तो आप अपनी बेटी को उसको एजुकेट करें, इंडिपेंडेंट बनाएं, और जो सामान है उसके बदले उसका हक उसको दे दें। तो सबसे बड़ा इस्लाम के हिसाब से भी और समाज के हिसाब से भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी बराबरी का हक देता है, इनहेरिटेंस का राइट है। तो उनको उनका हक जब माँ बाप देंगे तभी आप दूसरों से उम्मीद कर सकते हैं कि ससुराल में जाके उसको उसका हक मिले। ठीक है फिरोज बख्श साहब, लेकिन सवाल मेरा यह है कि हम बहुत सारा ज्यादा बात करते हैं इस्लाह की, समाज में इस्लाह होना चाहिए, मजहब में जो उनके मानने वाले हैं, क्योंकि एक सोसाइटी है उसमें इस्लाह की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरा सवाल यह है कि लगातार इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, आपको ये बहुत ज्यादा पार्ट कल्चर का लगता है, या आपको लगता है वाकई में हम इस तरह से समाज जो है तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहे हैं, जहां एक तरह की एक मुहिम की जरूरत है, बड़े पैमाने पर ऐसे एग्जाम्पल सामने आने की जरूरत है, ताकि जो दूसरे लोग हैं जिनके पास इतना पैसा, इतने वसाइल नहीं है, उनके अंदर भी हिम्मत आए ऐसा कुछ करने की? देखिए बुशरा साहबा, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक है, जो ट्रेडिशंस हैं, इस्लाम में किसी इस्लाह की जरूरत नहीं है, समाज में हो सकती है। समाज की बात करें मैं, जी। और जो हमारे अंदर कुछ हमारे बहन भाई हैं, वो सही रास्ते पे नहीं चल रहे हैं, इस्लाह उनकी होनी चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप मुझे 1 मिनट दें। मेरे अपने खानदान में मेरी जो खलिया ससुर हैं, उनकी जो बच्ची है उसने फिजियोथेरेपी कर रखी है। अब यह कई जगह उसके रिश्ते लगे, मगर यही जहेज के बाद आखिर में एक उसका रिश्ता लगा लखनऊ में। तो जो फैमिली थी, अच्छी फैमिली थी, सब कुछ था, सब बात सेटल हो गई। उन्होंने फोन किया हमारी खलिया सास को, कहने लगे जी हम वहाँ से 100 लोग लेके आएंगे बारात में। उनका छोटा सा घर पुरानी दिल्ली में, वो रिटायर्ड हैं, टीचर थी, वो बच्ची भी कहीं काम करती थी, अब नहीं करती। 100 लोगों को आप कहाँ ठहराएं क्या? तो ये चीज जो थी अब उस पर अटक गए। मेरे कहने का मकसद ये है कि फिर हमने कहा भाई अब इस तरह की डिमांड शादी से पहले कर रहे हैं, बाद में तो जूतों में दाल बटेगी, उसको उनको मना कर दिया गया। तो मेरा आपने इस्लाह की बात करी, उसकी बहुत सख्त जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत से प्लेटफॉर्म है लेकिन एक्टिव नहीं है। मिसाल के तौर पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कोई मेंबर इसको सुन रहे हैं, चाहे उसके प्रेसिडेंट हो जो कि पटना में रहते हैं, दिल्ली में भी कई मेंबर्स हैं, उन लोगों को बड़ा सीरियसली इसको सोचना चाहिए। कितनी हमारी ऐसी बच्चियां हैं जो जहेज के चक्कर में, अब मैं ये कहना चाहूंगा ये लोग तो करेंगे नहीं इस्लाह कुछ, ये ना मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आगे आने वाला है ना कुछ है, मैं उसको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। उसमें सबसे अच्छा तरीका यह है कि हमारी बच्चियां जिस तरीके से भी ज्यादा से ज्यादा तालीम याफ्ता हो जाएं, वो आगे बढ़ जाएं। और इस तरह की जो बात करते हैं, कहीं ना कहीं देखिए अल्लाह जो है, अंग्रेजी में कहा जाता है कि मैचेस आर मेड इन हेवन, कहीं ना कहीं अल्लाह देर सवेर इंतजाम कर देता है। तो कहने का मकसद ये लोगों को समझना चाहिए और बच्चियों को उनका हक कहना चाहिए। अंबर
उमर ने भी जो बात कही और ये हमारी बहन नीतू कह रही थी कि गलत ट्रेडिशन, एक हमने गलत ट्रेडिशन बना रखी है कि जी देना है जहेज। अरे क्यों देना है? आप बस शादी का जोड़ा पहनाओ बच्ची को गुलाबी लाल रंग का, उसको घर ले आओ। मेरे ख्याल से इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं होनी चाहिए, उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। शेब मेरे साथ बने हुए लगातार, नीतू मैं आपके पास आ रही हूँ, उनके साथ लोग लगातार जुड़े हुए हैं, वहां से मौजूद हैं। शेब मुझे बताइए, आपके साथ वहां लोग मौजूद हैं, लगातार आप उनसे बात कर रहे हैं और मेवात जैसी जगह पर हैं जहां गुर्बत है, जहां पर पढ़ाई नहीं है, तमाम तरह की वहां पर प्रॉब्लम्स और परेशानियां देखने को मिलती हैं। ऐसी क्या मजबूरी है उन माँ बाप की? क्या वो मेवात से बाहर जाकर नहीं शादी करना चाहते हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें डिसाइड करना चाहिए कि भाई अगर मेवात के ही लड़के अगर इस तरह की बात करेंगे या हरियाणा में ही अगर इस तरह के चलन है तो हम बाहर जाके अब शादियां करेंगे। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, क्यों इतने मजबूर हो जाते हैं वहां के वालिदैन? देखिए बुशरा, ये बात तो सभी जगहों पर है कि लोग ये चाहते हैं कि अपनी ही जो कास्ट है, क्योंकि जो मेवाती समाज है वो मेवाती समाज में ही शादी करता है, बाहर वो शादी नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी ये सवाल मैं लोगों से पूछ लेता हूँ। सुभान जी, इतना ज़्यादा जो चलन है गरीब आदमी को भी, क्योंकि जहेज कई बार अपनी ज़मीन को गिरवी रख रहे हैं लोग, इस तरह के कई सारे मामले हैं। क्या मेवाती समाज में कुछ इस तरह का भी चलन है कि वो बाहर जाकर शादी कर ले या इस तरह की चीजें भी है क्या? या मजबूरी में क्योंकि एक कास्ट में अपनी शादी करनी पड़ती है ऐसी समाज में, ये एक वजह है? ये यहाँ की एक संस्कृति है कि अपनी कास्ट में लोग शादी करते हैं, अपनी कास्ट से ही लड़के को ब्याहते हैं, अपनी कास्ट में ही लड़की का रिश्ता करते हैं। और ये जहेज का तो ऐसा है, यहाँ आम रिवाज हो गया है, तय हो जाता है पहले ही, चाहे गरीब है चाहे अमीर है, कि ये इस क्वालिटी का लड़का है, इंजीनियर है तो 25 लाख 30 लाख, डॉक्टर है तो 1 करोड़, इस टाइप से यहाँ है, मजबूर हैं लोग। एक सवाल ये है कि इस तरह की जो शादियां हैं, अगर हम पिछले कुछ 10 साल की ही बात कर लेते हैं, कितनी कामयाब इस तरह की शादियां रहती है? क्या इस तरह के मामलों में भी आप गए हैं जब टकराव हुआ हो, रिश्ते खराब हुए हो, वहां पर क्या किस तरह की बातचीत फिर रहती है? दहेज के मामलों में कितनी कामयाब, जब ज्यादा दहेज दिया जाता है, कितनी कामयाब शादियां हैं? दहेज के कारण शादियां कामयाब नहीं है। मैं समझता हूँ यहाँ पूरा समाज बैठा हुआ है, यहाँ एक सरपंच, मौजूदा सरपंच बैठे हैं आपके आसपास में, 30% शादियां सिर्फ दहेज की वजह से खराब हो जाती हैं। यहाँ तक हो जाता है कुछ लड़कियां सुसाइड भी कर जाती हैं और एक माँ बाप के ऊपर बहुत बड़ा वजन और बोझ बन जाती हैं। गरीब आदमी सोचता कहाँ से दहेज दूं, समाज की परंपरा है, कंपलसरी हो गया है ये दहेज और एक बहुत बड़ा नासूर है। और मैं एक सामाजिक, क्योंकि आप एक नेता भी है और पंचायतों में भी अपना रोल निभाते हैं, आप लोग किस तरह की कोशिश करेंगे अब कम से कम ये चीजें रुके, ये बुराई रुके? जो मेवात की असल समस्या है, तालीमी जो बेदारी होनी चाहिए, जो रोजगार के लिए चीजें होनी चाहिए, उन तमाम चीजों पर आप लोग ध्यान दें। इसके लिए आप लोगों को क्या कोशिश, किस तरह की कोशिश आप करेंगे? देखिए ऐसा है, आज से पहले बहुत बड़ी बड़ी पंचायतें हुई हैं, उन्होंने मेवात इलाके के बुद्धिजीवी, लीडर साहिबान और समाज के बहुत जिम्मेदार लोगों को इकट्ठा करके बड़ी बड़ी कई हजार लोगों की पंचायतें हुई। अदर समाज के लोग भी हमने बुलाए हैं कि दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए। लोग वहाँ कह देते हैं, अनाउंस कर जाते हैं, लेकिन अमल 1% भी नहीं होता और दिन पे दिन दहेज बढ़ता जा रहा है। हमारी ट्राई तो ये है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी शिक्षा लोग लें, तालीम आएगी तो बुराइयाँ दूर हो जाएंगी। इस्लाम भी मना करता है इस टाइप की शादियों का, कोई बेटी माँ बाप के ऊपर बोझ बने शादी की वजह से। बहुत सारे ऐसे केस हैं, बहुत सारी पंचायतें, हम रोजाना इस टाइप की पंचायतें होती हैं, बिचौला ने मेरे से ये तय किया था, ये तय किया था, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, तो इस टाइप से बगैर तय किए हुए दहेज की शादी नहीं होती। बगैर तय किए हुए या 100% शादियों में मेरा सवाल इनसे ये भी है कि ये इस्लाम की बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस्लाम में दहेज की इजाजत नहीं है। मेरा सवाल इनसे ये है कि इस्लाम में तो कास्ट भी नहीं है। इस्लाम में तो यह है कि अगर आप मुसलमान हैं और अगर दूसरा मुसलमान है तो आप उससे शादी कर लें। ये कास्ट और ये कि मेवाती है तो मेवाती में ही करेगा, चाहे वो कैसा भी सही, चाहे उन्हें अपने बदन के आज़ा बेच के ही क्यों ना पैसा इकट्ठा करना पड़े, बेटी की शादी वो इस तरह से करेंगे। कौन सा मजहब फॉलो किया जा रहा है? एक सवाल है हमारे एंकर का, बुशरा का, कि आपने चूंकि इस्लाम की बात की कि इस्लाम में दहेज का चलन नहीं है, तो इस्लाम में ये भी नहीं है कि आप अपनी ही कास्ट में शादी करें, मुसलमान हो उससे शादी की जा सकती है। तो अगर शादी आसानी से हो रही है दूसरी जगहों पर और बगैर दहेज के इस तरह का चलन होता है शुरू, तो इसमें क्या बुराई है?
वो जहन वही है। हमारे पूर्वज पहले हिंदू थे, कुछ लोग राजपूत थे, कुछ जाट थे बाद में, लेकिन उनकी जो परंपरा है, मैं बताता हूँ आपको कि जब ब्रिटिश हुकूमत यहाँ से गई थी उस जमाने तक यहाँ लोग होली और दिवाली माना करते थे, हाथों पे नाम गुदे हुए होते थे। मैं अपनी बात बताता हूँ, मेरे 5 मामा थे। सबसे बड़े मामा का नाम शौ सिंह था, जय सिंह था, रति सिंह था, इस टाइप से थे। तो अदर कास्ट में ठीक है, दीन इस्लाम कहता है, हम दीन इस्लाम को मानते हैं, लेकिन ये यहाँ का जो इलाका है यहाँ बहुत बड़ी बुराई समझते हैं, अपनी कास्ट में रिश्ता करते हैं, दूसरी जगह नहीं करते, न लेते हैं। इस पर आप अड़िग रहेंगे? ये इसको फॉलो नहीं, शोएब इन्हीं से सवाल पूछिए, शोएब इन्हीं से सवाल पूछिए, आप इन्हीं से सवाल पूछिए कि आप वहाँ के जिम्मेदार शख्स हैं, वहाँ पर आसपास जो आपके लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो पंचायत में भी हैं, तो मुझे बताइए कि उनसे ही पूछिए कि आप एक बुराई की बात कर रहे हैं, उस बुराई से लगी हुई दूसरी सबसे बड़ी बुराई है, उसके ऊपर आप गौर ही नहीं कर रहे हैं। क्या इसको खत्म करने की जरूरत नहीं है? किस तरह का ये रवैया है, किस तरह से बिल्कुल अड़ियल है कि नहीं हम तो अपनों में ही करते हैं शादी। टेलीविजन पे कास्ट का जिक्र करना इट्स अ वेरी नेगेटिव थिंग, बचिए उससे। हाँ बिल्कुल, कुछ और लोग भी हैं तो मैं उन्हीं से बात करने की कोशिश करता हूँ। आप ये बताइए कि क्या किसी और समाज में, मेवात समाज के लोग शादी क्यों नहीं करते? क्या ये वाकई इसको बदला नहीं जा सकता? क्या आप बदलने की कोशिश नहीं करते कि भाई अगर दूसरे लोग आसानी से निकाह कर रहे हैं, मुसलमान ही है, उसमें शादी नहीं करेंगे तब भी? हमारे जी ये रिवाज है, अगर दूसरे कौम में हम शादी करें तो उसको बहुत ही गलत समझते हैं और उसका दुश्मन बन जाते हैं। लोग दुश्मन बन जाते हैं, दूसरी कास्ट में होने नहीं देते रिश्ता, और उसको मारने तक की नौबत आ जाती है। और ऐसा कर लेता है, अगर कोई ऐसा कर लेता है वो उसे फिर गांव बदल भी कर देते हैं। ये तो एक बड़ी एक और चुनौती है, एक तरीके से कहा जाए। मुझे लगता है शोएब की जहेज से ज्यादा बड़ी चुनौती ये है, और मुझे लगता है कि ये कोरिलेटेड है। जी, मुझे लगता है ये कोरिलेटेड है और इसी की वजह से इतनी बड़ी बड़ी डिमांड की जाती है, क्योंकि उन्हें मजबूरी पता है कि अपनी कास्ट के अलावा किसी और कास्ट में शादी नहीं करेंगे, उसमें काबिल नाकाबिल जैसा भी लड़का है, लड़कियों को उन्हीं से शादी करनी होगी, वरना गांव बदल और क्या क्या पता नहीं कौन से सदी में, कौन से समाज में जिया जा रहा है, जहां पर तरजीहात ये होनी चाहिए तालीम, तरक्की और माशी खुशहाली होनी चाहिए, बल्कि वहां पर कास्ट और इस तरह की जहेज और इस तरह की बातें जो है वहां पर की जा रही हैं। आपके पास मैं लौटूंगी शोएब, मेरे साथ तमाम मेहमान भी मौजूद हैं। नीतू, आपने देखा एक बुराई की बात हम करने जा रहे थे और उससे बड़ी बुराई जो है वो हमारे सामने निकल कर आ गई, तो और असल जड़ निकल कर आ गई कि आखिर असल जड़ है क्या। आप ये देखिए कि काबिल लड़का नहीं देखना है, बल्कि देखना है कि काबिल नाकाबिल अपनी कास्ट का है, इतने पैसे में बिक रहा है, ओके खरीद लो। बिल्कुल बुशरा, ये बात तभी तमाम पिछले दिनों हमने जो आपने टीवी डिबेट्स पे भी जो चली थी कि ऑनर किलिंग जो होती थी, इंटरकास्ट मैरिज अगर कर ली या इच्छा से अगर शादी कर ली तो ये परिवार के प्रति जो है एक पूरा परिवार जो समाज है उसको बायकाट कर देता है, और कहीं ना कहीं फिर परिवार भी शामिल होते हैं अपने ही बच्चे को मरने या मरवाने पे। ये एक समस्या है जिससे तमाम समस्याएं जुड़ी हुई हैं। हम समाधान की बात कर रहे थे, हम युवा पीढ़ी हैं, मैं तो समाधान पे सबसे पहले यही कहूंगी कि हम लोगों को अपने आपस में, परिवारों में, समाज में उदाहरण स्थापित करने की आवश्यकता है। जब हम लोग इन चीजों के खिलाफ खड़े होना शुरू करेंगे तब बदलाव आएगा। हमें लड़ना होगा, हमें डटना होगा। पिछले दिनों बहुत सारे हरियाणा की पंचायतों ने यह तय किया था, मैं भी जिस समाज से आती हूँ बुशरा जी, मेरे समाज में भी ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं कि स्वीकार किया जाता है धर्म, ये दहेज को भी स्वीकार किया जाता है और ऑनर किलिंग को भी स्वीकार किया जाता है कि आप इंटरकास्ट, और हमारे तो गोत्रा तक की समस्याएं हैं। तो मैं तो कई बार खड़ी होकर पंचायतों में भी बोली हूँ। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब छात्र संघ चुनाव जीती थी तो मुझे तमाम हरियाणा और उत्तर प्रदेश में कई पंचायतों में भी बुलाया जाता था, तो मैं तो खड़े होकर भी बोलती थी, लेकिन कई बार वो बायकाट हमें ही आपकी भी बेटी हो समाज की, ऐसी बातें नहीं करनी, अपने समाज के खिलाफ नहीं जाना। ये हमें ये सामाजिक समस्या है बुशरा जी समाज के, और यही शुरुआत समाज से ही होगी। पंचायतों ने लेकिन ऐसे भी उदाहरण स्थापित किए हैं जो हरियाणा से ही पिछले दिनों मैंने खूब खबरों में देखा कि पंचायतों ने ऐसे दहेज बंद करने की, और इतना आप सिर्फ परिवार जो समाज के लोग हैं वही शादी करेंगे और मिलकर शादी की जाती है। अच्छा, आपने बहुत सारे समाजों में परंपराएं देखेंगे कि जब
हमारे भी समाज में मैं देखती हूँ जब परंपराएं होती है तो गीत, मैंने विश्लेषण जब किया कि वो गीत मिलकर आना, परिवार में वो देना लेन देन चलता है, तो वो उससे समझ में आता था कि इतिहास में होता क्या था कि पहले सामाजिक रूप से मिलकर शादियां की जाती थी, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों के पास एक समृद्ध परिवार होने लगे तो उन्होंने दिखावे के तौर पर ये सब चीजें शुरू कर दी। तो यही कहूंगी कि ये सामाजिक समस्या है, जाती है जो दहेज दिया जाता है। मुझे वाकया आ रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को हरियाणा से शुरू किया तो मुझे याद है उनका वो भाषण, उन्होंने शुरू में ये बात भी रखी थी कि बेटियां हमारी बोझ नहीं है, आप परिवार इनकी शादियों की चिंता ना करें, अगर आप एक पेड़ भी उगा देते हैं उसके जन्म के साथ ही तो पेड़ इतना उसकी जब तक शादी होगी जब तक वो इतना बड़ा पेड़ होगा कि उसको अगर काट के अगर आप बेच भी दोगे तो भी आप बेटी की शादी कर पाओगे। सामाजिक समस्या है, राजनीतिक रूप से प्रयास हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी योजनाएं, सुकन्या समृद्धि योजनाएं, ऐसी लाडली योजनाएं, बहुत सारी योजनाएं चली हैं, लेकिन ये तब तक इन परिणाम निकल कर नहीं आएंगे जब तक समाज में बदलाव नहीं होगा। फलाही साहब, ये तो हमने सिर्फ मेवात का एग्जाम्पल देखा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है, ये हकीकत है इस समाज की, हमारे मुल्क की। आप ये देखें कि एक ऐसा मजहब जो कास्ट को मानता ही नहीं है, उसमें आप ये देखें, क्या आप मुझे बताइए, एक अगर कोई पठान है तो क्या कोई वो गैर पठान में शादी कर देगा? नहीं करेगा। उनका एक क्राइटेरिया है कि पठान है तो सैयद शेख में हम कर सकते हैं, मुगल पठान में कर सकते हैं, उसके नीचे हम नहीं करेंगे। अगर कोई सैयद है, सैयदों में शेख है, शेखों में शादी करते हैं, ठाकुर है, ठाकुरों में शादी करते हैं। और ये इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रवेल है ये कि ये पढ़े लिखे लोगों में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो ये सिर्फ ये वहां का नहीं है कि जहां जहालत है, बल्कि पढ़े लिखे लोगों में उससे ज्यादा है। पढ़े लिखे लोगों के अंदर है। और अगर आपको मैं इतना टाइम नहीं है, नहीं तो मैं हुज्जतुल विदा के मौके पे जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आज ना तो काले को गोरे पे, ना गोरे को काले पे, ना अरबी को अजमी पे, ना अजमी को अरबी पर किसी तरह की कोई फजीलत, कोई सुपीरियरिटी नहीं है। आज के बाद सब के सब बराबर हैं। तो और यही बात कुरान कह रहा है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कि अल्लाह के नजदीक वो है सब करीब ज्यादा अच्छा इंसान वो है जो सबसे ज्यादा डरने वाला हो, जो गॉड कॉन्शियस हो। इसके अलावा किसी तरह की कोई तफरीक, ये तो जो ये कास्ट सिस्टम बनाया गया है ना, ये वो लोगों ने बनाया जो कि मसूद आलम फलाही साहब की बड़ी मशहूर किताब है कि हिंदुस्तान में जात पात और मुसलमान, उसमें उन्होंने बहुत ही तज्जिया, बहुत ही डीपली रिसर्च करके बताया कि किस लिए है। उसके पीछे एक माइंडसेट ये है कि सब सिर्फ अपने आप को एक फूल पैराडाइज में रखना कि हम सैयद खानदान से आते हैं, हम पठान से आते हैं, और चूंकि और ये माइंडसेट बुशा जी उन लोगों को कुछ भी कंस्ट्रक्टिव करने नहीं देता। फिर वो होता हमें क्या, हम तो खुद इतने अफजल हैं, हम इतने बेहतर हैं कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और फिर यही वो चीजें होती हैं जो रोड़ा बनती हैं शादी के ब्याह के मौके के पर कि हमें उस खानदान में नहीं करना, हमें उसमें नहीं करना। भाई एक तरफ आपका ईमान कहता है कि तमाम इंसान बराबर हैं, किसी में कोई तफरीक नहीं, किसी भी तरह की कोई तफरीक नहीं। यहां तक के अंबर आपको लगता है कि ये इसकी जड़ है, ये इसकी वजह है? एक तो है कि जहेज दिया जाता है, अगर आपस में भी शादियां होती है सेम कास्ट में तब भी किया जाता है, लेकिन इसकी ये वजह ये भी एक है कि आप ये देखते हैं कि भाई अपनी कास्ट का है लड़का, उसमें शादी करनी है, अगर थोड़ा ज्यादा जहेज देकर, थोड़ा सा अगर नाकाबिल कम है या कुछ उस तरह के, हमने देखा है लड़कियां इतनी एज तक इसलिए सिर्फ इंतजार करती रहती हैं एक बेहतर लड़के का कि उनकी कास्ट में नहीं मिल रहा है। जी, ये सबसे ज्यादा होता है, ये हर कास्ट में हर जगह है। यहाँ तक कि हम अगर मैं अपनी बात करूँ तो हमारे यहाँ भी ये सब देखते हैं कि सैयद हो, नजबुत तारिफैन हो और फलाने खानदान का हो, इसका नहीं हो, इससे कम नहीं हो। तो ये चीजें हैं जो फिर ऑप्शंस को लिमिटेड कर देता है। फिर उसके बाद सोचते हैं कि अच्छा चलिए ये अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, चलिए हम ये भी दे देंगे, हम वो भी दे देंगे, अच्छा लड़का मिल जाए तो हम ये कर देंगे। तो वो ऑप्शन हमने खुद लिमिटेड कर लिए कि हम उससे ही शादी करेंगे जो हमने कास्ट सिस्टम, जबकि इस्लाम में इस चीज की कोई वो नहीं है कि सिर्फ मुसलमान हो और कलमा पढ़ने वाला हो, उसके आगे कोई जरूरत नहीं है। तो हमने खुद वो कास्ट सिस्टम हमने बना लिया है जो हमारे हिंदुस्तानी सभ्यता में ऑल्दो धर्म का हिस्सा नहीं है लेकिन कल्चर में ये चीज है, और वही पूरे चाहे इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रेशर तो वो सब बना लिया और हमने खुद अपने पर वो बर्डन, वो प्रेशर खुद क्रिएट किया हुआ है समाज में। तो उसको हमें खुद दूर करना है। और जो समाज में जो जिम्मेदार हजरात हैं, चाहे वो हमारे मौलाना हजरात हैं, उलमा हैं, उनको आगे बढ़कर एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। जैसे फिरोज साहब बात कर रहे थे उसकी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की, हम ट्रिपल तलाक के वक्त देखते थे कि उसमें आ रहे थे कि शादियों के वक्त और जहेज बहुत सारी चीजें तय होती हैं कि हमें ये शादी होनी चाहिए, ऐसा जहेज मिले। और जब मेहर की बात
बात आती है तो उस पे तब इस्लामी उसके शरई मेहर होंगे। तो ये बड़ी, आप क्या करना चाहते हैं? मीठा मीठा वो याद आता है, मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, या तो आप पूरा इस्लाम को आप देखिए कि मेहर का भी तो मजाक एक तरह से बनाया हुआ है ना। लड़का अगर 2 लाख भी कमाता है तब भी 50,000 रुपए मेहर बांधी जाती है। कि उससे चंद 50 से 30 लाख हजार से क्या होगा? कौन सी सिक्योरिटी लड़की को दी जा रही है? जहेज लेंगे आप लड़के की माँ बाप की हैसियत से ज्यादा, और आप मेहर देंगे लड़के की सैलरी का कुछ परसेंट। तो ये बहुत, वो भी उसकी मंथली सैलरी का कुछ परसेंट उसका दिया जाता है। अफसोस जी फिरोज साहब, देखिए क्राइटेरिया ये होना चाहिए था जब आप एक लड़की के लिए, काबिल लड़की के लिए काबिल लड़का ढूंढने जा रहे हैं, तो क्राइटेरिया ये होना चाहिए था कि लड़का पढ़ा लिखा हो, उसकी फैमिली पढ़ी लिखी हो, कि अगर अच्छी पोस्ट पे हो, अच्छा कमाता हो, ताकि आपकी लड़की को खुश करे। लेकिन क्राइटेरिया क्या होता है? पूरे खानदान का चिट्ठा देखा जाता है। ये देखा जाता है अच्छा पठान है, कौन सी नस्ल के हैं, कैसे हैं, कौन से वाले पठान हैं, कैसे सैयद हैं, कहां से आए थे, इनके जो आबा और अजदाद थे, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। गोरे हैं, नाक नक्शा कैसा है, ये मतलब जो कि चीजें बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होनी चाहिए, उन तमाम चीजों को तरजीह दी जाती है। आप ये देखें कि ये समाज में, आप ये देखें, 1-2 नहीं, न जाने कितनी इस्लाह की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल सही कहा बुशरा, मैं सबको सुन रहा था, मैंने अंबर को भी सुना, फलाई साहब को भी सुना, हमारी बहन नीतू बोल रही थी, बहुत अच्छी बातें निकल के आई हैं। और मैं समझता हूँ अगर हू ने बातें सुनी हो तो कहीं ना कहीं बजाय इसके, जो ठीक है ट्रिपल तलाक पे जो ये लोग कर रहे हैं वो अलग चीज है, उससे बेहतर ये होता है कि जो लोग जहेज मांग रहे हैं और ये गलत गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उनको जेल में जाना चाहिए। खैर वो अलग चीज है। मैं यहाँ ये कहना चाहूंगा, देखिए बिल्कुल सही बात है, शरई शादी हो, ठीक है, 11 लोग आए शादी में लड़की के, उससे ज्यादा नहीं, जो आना चाहे ठीक है, लड़की वाले चाहें तो 100 को बुला लें, लेकिन शरण ये होना चाहिए जो अफोर्ड नहीं कर सके 11 लोग आए। और देखिए मैं बहुत ज्यादा कोई आइडियलिस्ट तो नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, मैंने जहेज बिल्कुल नहीं लिया, मेरा मेहर भी जो है 1100 रुपए का, अल्लाह खैर से, अल्लाह अच्छी उम्मीद रखिए खुदा से। ये देखिए, मैं जब मेरी नौकरी लगी, मैं 400 रुपए माहाना कमाता था, लेकिन ये कि आपकी अगर सब चीजें ठीक रहेंगी, आप अल्लाह के ऊपर छोड़ देंगे, तो मैं समझता हूँ ये। और फिर मैं फिर कहूंगा अपने आखिरी बस एक सेंटेंस देके राइटर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ट्रिपल तलाक से ज्यादा अहम इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। जो लड़कियां घर पे बैठी हैं, सजा दो उन लोगों को जो जहेज मांग रहे हैं, उनको सजा दो, कोई कानून बनाइए ऐसा विच इज मोर इंपॉर्टेंट देन ट्रिपल तलाक। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू पे आज हमने बात की है, और जाहिर सी बात है समझ में आ गया होगा कि एक नहीं, इससे जुड़ी हुई कितनी और बुराइयां हैं जिन पर काम करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना है।